हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग एक साल के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे वन बाय वन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के करंट अफेयर्स के साथ। तो जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिटी करंट अफेयर्स, दैट इज EWS कोटा। EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। Constitutional Amendment Act 103 make the provisions of 10% quota in the educational and employment. There is a reservation of 10% quota. Other than scheduled caste, scheduled tribe and OBCs. हम यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और ओबीसीज को उसके अलावा जो लोग हैं यानी जनरल कैटेगरी के अंदर आने वाले लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उन सबको इसके अंदर हम 10% कोटा देंगे। तो ये हमने डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 के अंदर, ठीक है। और जो इसके अंदर कोटा दिया जाएगा और जो रिजर्वेशन दी जाएगी वो दोनों जगह दी जाएगी, सेंटर में भी और स्टेट के अंदर भी। अगर कोई सेंटर से फंडेड इंस्टीट्यूट है या स्टेट से फंडेड इंस्टीट्यूट है तो उसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर उन्हें 10% रिजर्वेशन दी जाएगी, साथ ही साथ जॉब्स के अंदर भी दी जाएगी रिजर्वेशन। और ये 10% कोटा EWS रिजर्वेशन किस कमीशन ने रिकमेंड की थी? वो थी साइनो कमीशन, ठीक है। साइनी कमीशन ने सबसे पहले इसे रिकमेंड किया था। देखिए हमारी जो लेक्चर सीरीज है वो पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। तो हमने ज़्यादातर जो पॉइंटर्स निकाले हैं वो प्रीलिम्स से बेसिस पे निकाले हैं। जो पढ़ रहे हैं मैक्सिमम वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसने आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अब कोई आदमी या कोई भी इंसान EWS के लिए अगर कोई रिजर्वेशन लेना चाहता है तो उसके पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशंस उसके पास ये होनी चाहिए कि उसकी जो इनकम है 8 लाख रुपए पर एनम कम होनी चाहिए। उसकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उसके पास 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए और 1000 स्क्वायर फीट से कम उसका घर होना चाहिए। और अगर उसी म्यूनिसिपल एरिया में कोई उसका घर है या प्लॉट है तो वो उसको 100 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए। लेकिन देखिए इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था कि भाई जो रिजर्वेशन मैक्सिमम दी जा सकती है वो 50% कैप तक दी जा सकती है, ठीक है। अगर मान लो 50% से ज़्यादा देते हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। तो ये जो केस है जज के सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन दी कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट थी वो सिर्फ SC ST और OBC के लिए थी कि उनकी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो है इन कम्युनिटीज़ को नहीं दिया जा रहा है, इनसे अलग दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो 50% कैप है वो रिकमेंडेड नहीं है। इसके साथ एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, जब रिजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि क्रीमी लेयर क्या होती है। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था सथानाथन कमीशन 1971 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होता है कि मान लो कि ये OBC क्लास है और ये OBC क्लास के कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि इकोनॉमिकली कैसे बेहतर है, उनकी अपनी कंडीशंस हैं। जैसे यहाँ पे कंडीशंस लगाई हुई हैं, ऐसी क्रीमी लेयर के लिए कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो वो C ग्रुप से ऊपर होनी चाहिए, या एक मंथ ईयरली इनकम है या एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है। इस तरीके की कुछ कंडीशंस हैं। जो लोग इन कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं यानी इनसे ज़्यादा हो जाती है जिनकी चीज़ें, उन्हें हम कंसीडर कर लेते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर कंसीडर करने के बाद उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं होता। हम लोग कहते हैं क्रीमी लेयर कंसेप्ट।
में भी कैटेगराइजेशन ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास। है जो काफी कल्चरली लोग नहीं है उनको तो अलग कैटेगराइज कर दिया जाए, और जो ज़्यादा वीक हैं, ज़्यादा बैकवर्ड है, उनको अलग कैटेगराइज कर दिया जाए। तो इसके लिए एक कमीशन बनाया गया, जस्टिस रोहिणी कमीशन। ये 2017 के अंदर बना। जस्टिस रोहिणी कमीशन के अंदर सब कैटेगराइजेशन की जो डिमांड है उसको चेक करने के लिए इस कमीशन को बनाया कि हाँ भाई मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। कमीशन फॉर्म 2007 अंडर। अब ऐसी कमीशन बन सकती है क्या? हाँ बन सकती है। किसके थ्रू? कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 340 के अंदर। ये आर्टिकल 340 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके की कमीशन जो कि बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनकी कंडीशंस को चेक करने के लिए कोई भी ऐसी कमीशन को वो अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट। इन 2015 एनसीबीसी हमने क्या किया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये कमीशन था हमारे पास, इसे 2015 में कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक था वो 102 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था 103 था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 के अंदर क्या किया गया को, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। फिर इसने रिकमेंड किया एनसीडीसी ने कि जो ओबीसी हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांट देना चाहिए, जिनमें से पहली कैटेगरी होगी ग्रुप ए कैटेगरी, जिसे हम बोलेंगे ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। इसके अंदर उन क्लासेस को लिया जाएगा, उन कास्ट को लिया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, ओबीसी के अंदर भी फर्दर जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। फिर उनके बाद लिया जाएगा एमबीसी यानी मोर बैकवर्ड क्लासेस, जिन्हें ग्रुप बी के अंदर डाला जाएगा। ग्रुप बी के अंदर उन क्लासेस को डालेंगे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से तो सही हैं, उनसे ऊपर हैं इकोनॉमिकली, उनकी बैकवर्डनेस कम है, लेकिन बीसी से ज़्यादा बैकवर्ड है, और बीसी होगी थर्ड, जिसे ग्रुप सी के अंदर लाया जाएगा। ठीक है। फिर ये जो क्लासिफिकेशन ओबीसी की 3 कैटेगरीज के अंदर की गई, ये एनसीबीसी ने करी। ठीक है। और साथ साथ अब एक चीज़ और सही है, एनसीबीसी को कौन से आर्टिकल के अंदर लाया गया है? आर्टिकल 338 बी के अंदर। ठीक है। एनसीबीसी के जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगी? एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, और 3 मेंबर होंगे। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर्स हो गए, जिसमें एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है, और 3 मेंबर्स हैं। और इन सबको हैंड एंड सील जो प्रेसिडेंट इन सबको अपॉइंट करेगा। और इनका टेन्योर कौन नोटिफाई करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका टेन्योर नोटिफाई करना होगा। गवर्नमेंट ने इस पर कोई टेन्योर नोटिफाई नहीं किया है। ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ आती है सामने जब हम इसको पढ़ते हैं ओबीसी को, तभी एक चीज़ आती है ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रिपल टेस्ट करना होगा। अगर किसी भी जगह पे आप इलेक्शंस के अंदर हम किसी जगह को भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रिपल टेस्ट हमें करना पड़ेगा। वो ट्रिपल टेस्ट क्या है? सिंपल है, बैकवर्डनेस चेक करेंगे सबसे पहले जाके, कोई भी एक कमीशन बनाएंगे, कोई भी एक कमेटी बनाएंगे, वो उसकी जाके बैकवर्डनेस चेक करेंगे। फिर उस बैकवर्डनेस के प्रोपोर्शन पर उसको रिजर्वेशन दी जाएगी।
ठीक है। एंश्योर किया जाएगा कि रिजर्वेशन 50% की कैप को एक्सीड ना करे SC ST OBC के केस के अंदर। तो ये था सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हेट स्पीच। हेट स्पीच के लिए NCRB ने क्या बोला है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो इन लास्ट 7 ईयर्स, 7 साल के अंदर 500% हेट स्पीसीज में इजाफा हुआ है। तो बेसिकली हेट स्पीच वो क्या होती है, क्या इसे हमें कहीं डिफाइन कर रखा है किसी लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? नहीं, हेट स्पीच को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। प्राइमरली अगेंस्ट द गैप ऑफ अ पर्सन, अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जनरली क्या किया जाता है, हेट स्पीच क्यों दी जाती है, एक ग्रुप, एक कास्ट के खिलाफ देंगे या फिर एक रिलीजन के खिलाफ देंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के खिलाफ देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आईपीसी में कुछ धाराएं भी हैं, 153A 295A एंड सो फोर्थ। एंड एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इमेज, अब आप लोग हेट स्पीच कैसे भी दे सकते हो। हेट स्पीच में किसी चीज को इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि आपको किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन कर रहे हो, किसी इमेज के थ्रू, किसी कार्टून्स के थ्रू, मीम्स के थ्रू, सिंबल के थ्रू, किसी भी चीज़ के साथ आप अगर हेट स्पीच दे रहे हो तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, बोथ द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन में भी अगर आप मतलब इंटरनेट से दूर होकर ये काम कर रहे हो और इंटरनेट के साथ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बराबर सजा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 19 बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 हमें गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन साथ सॉरी आर्टिकल 19 हमसे कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन पहली अमेंडमेंट में इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कर लगा दी थी नेहरू जी ने। तो रीजनल रेस्ट्रिक्शंस में कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया था साथ में, जैसे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये आप इनको ब्रीच कर रहे हो तो भी आप जो है हेट स्पीच के दायरे में आ जाओगे, आपको जो राइट है आपका वो इन्फ्रिंज हो जाएगा। आरपी एक्ट 1951 कुछ लेजिस्लेशन पढ़ लेते हैं जिसके अंदर जो है हेट स्पीच के लिए हमने कुछ कानून बनाए हुए हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई मतलब कोई MP MLA, कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर है, अगर वो किसी भी तरीके की हेट स्पीच देता है अगेंस्ट द कास्ट, अगेंस्ट द रिलीजन, अगेंस्ट द कोई भी पर्सन, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है रिप्रेजेंटेशन है आपका, दैट इज सेडिशन। सेडिशन आज से 150 साल पहले, 152 साल पहले, 152 ईयर्स पहले सेडिशन को ब्रिटिशर्स ने लागू किया था। आईपीसी इंडियन पीनल कोड 124A के अंडर इसे लेके आए थे अंग्रेज बेसिकली लेके आए थे। जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड है उसके खिलाफ कोई ना बोले, उसके खिलाफ कोई भी पब्लिश ना करे कुछ, तो अगर वो कोई करता था उस टाइम पे तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाती थी। ठीक है, तो ये था सेडिशन। ठीक है, इसे रिकमेंड और इसे लाया कौन था, थॉमस मैकॉले। आपने सुना होगा, इसने मैकॉले मिनट वगैरह उसने दी थी। ठीक है, तो थॉमस मैकॉले ने सेडिशन के कानून को लेकर आया। इसमें क्या होता है, बेसिकली कंटेम्प्ट होता है किसका, गवर्नमेंट का। कंटेम्प्ट कैसे भी हो सकता है, वर्ड से, रिटन, स्पोकन, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके की कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप जो है सेडिशन को इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, हालांकि ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सही नहीं है, इसको रिपील कर देना चाहिए। इसके लिए अगर कोई लॉ लाना है तो कुछ सही सा लॉ लाना चाहिए। ये कौन सा मतलब है कि गवर्नमेंट को हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तभी तो डेमोक्रेसी बनेगी। साथ साथ देखिए सेडिशन क्या है, कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल का मतलब होता है विदाउट
वारंट आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वारंट की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट में जाके आपके लिए खिलाफ वारंट नहीं लेके आना है, डायरेक्ट अरेस्ट कर लेंगे आपको। और नॉन बेलेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा, बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप सेडिशन एक बार आपके ऊपर लग जाता है तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। विदाउट पासपोर्ट आपको अपनी लाइफ जीनी होगी, पासपोर्ट आपको कभी नहीं मिल सकता है। लॉ कमीशन 2018 के अंदर इसको रिकमेंड किया था लॉ कमीशन ने कि इसको रिपील कर दिया जाए। फर्स्ट केस अगेंस्ट द जेसी बोस फॉर द बंगवासी। मेनली जो पहला केस आया था सेडिशन के लिए, सेडिशन के अंडर, वो जेसी बोस जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ आया था। उन्होंने एक बंग बोस नाम की पत्रिका लिखी थी, बंगवासी नाम की, जो भी न्यूज़पेपर वगैरह, उसमें सरकार की कुछ बुराइयों को लिख दिया था, इसलिए उनके खिलाफ जो है सेडिशन का केस चला था। तिलक भी इनके अंदर, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, महात्मा गांधी और भी कई सारे बड़े बड़े लीडर्स इसी की वजह से सफ़र किया था, उन्होंने इम्प्रिजनमेंट हुई थी। साथ के साथ एक चीज़ देखो, जो केदारनाथ केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड भी कर दिया था, इसे इनवैलिडेट भी कर दिया। साथ के साथ अब आगे देखते हैं, अगला प्रोविज़न है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि आप कोई एक जुर्म करने जा रहे हो, उससे पहले ही आपको जो है धर लेते हैं, पुलिस वाले आए, आपको पकड़ के ले गए, या हमको पकड़ के ले गए, किसी को पकड़ के ले गए। जब खतरा होता है कि कुछ तुम गलत कर सकते हो तो आपको पकड़ के ले जाएंगे, वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, एक्सेप्शनल पावर टू द स्टेट विच अफेक्ट्स द पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिया एंड हैज़ टू बी एम्प्लॉयड स्पेयरिंगली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है गवर्नमेंट के पास, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास, जो आपकी पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए बहुत ही इसे वाइजली यूज़ करना चाहिए, बहुत जो है कम यूज़ करना चाहिए इसका। डिटेंशन ऑफ ए पर्सन ऑन मेयर रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग द एक्टिविटी। सिर्फ ये बोल देना, यही बोलते हैं जब मतलब पुलिस को गिरफ्तार करना होता है, स्टेट को किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लाना चाहती है गवर्नमेंट, तो सिर्फ ये बोलती है कि भाई ये इंसान जो है डेंजरस हो सकता है पब्लिक ऑर्डर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो जब तक माहौल शांत रह जाए इसको पकड़ लेते हैं। कन्फाइंड इन द कस्टडी विदाउट द अंडर रोड ट्रायल। इसके अंदर जो है कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं होती, कोर्ट के अंदर तो आपको लेके ही नहीं जाएंगे, आपको रख लेंगे भीतर। हालांकि 3 महीने के बाद फिर एक कमेटी बनती है, अगर वो कमेटी कहती है कि हाँ इसे फर्दर रखना चाहिए, तब वो सब चीज़ें होती है, नहीं तो नहीं छोड़ देते हैं उसके बाद, और ये बाद में जो है इंक्लूड हुई। इसके बाद देखिए आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22 क्लॉज 2, 22 और 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 ओनली प्रोटेक्ट फ्रॉम द आर्बिट्ररी अरेस्ट। मतलब मनचाही अरेस्ट से आपको और डिटेंशन से आपको रोक सकते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन से वो आपको जो है प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या प्रोसीजर होगा वो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के अंदर दे रखा है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सेक्शन 150 सेक्शन CRPC 151 के अंदर भी जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात हुई है। इसके बाद किस किस ग्राउंड्स पे आपको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाला जा सकता है। एक तो सेक्शन ऑफ स्टेट, सॉरी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन अफेयर्स, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस। ठीक है, ये सब कारण हैं जिसकी वजह से आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाएगा कि आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए खतरा हो, फॉरेन अफेयर्स आपके उसकी वजह से खराब हो सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, और आप कभी किसी सप्लाईज को रोक सकते हैं, आपकी वजह से कोई एरिया में एसेंशियल सप्लाई रुक जाएगी, या डिफेंस की, या जैसे भी है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी UCC। UCC मतलब
सब लोग जानते होंगे यूसीसी क्या होता है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट चीज आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 के अंदर आता है। आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर आता है, जो कि नॉन इन्फोर्सिबल होते हैं, सबको पता है, ब्रिलियंट पॉइंटर्स हैं। आर्टिकल 44 डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिबल और वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी के अंदर इसे रखा जाता है, ठीक है। और साथ ही के साथ ये चीज जान लो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या होता है कि बेसिकली क्रिमिनल कोड और एविडेंस कोड ये सब तो यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब इसमें आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, हिंदू से या मुस्लिम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है। आप लोगों के लिए क्रिमिनल केसेस सभी एक तरीके से डील होंगे, लेकिन ऐसा पर्सनल लॉज के अंदर नहीं होता। पर्सनल चीज़ों के लिए जो है कानून अलग अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, ठीक है, और अदर कम्युनिटी है तो उसके लिए अलग है। तो यूसीसी कहता है कि जो पर्सनल लॉज है ना वो भी सबके लिए सेम हो जाए। पर्सनल लॉ सबके लिए सेम हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, ठीक है। तो पर्सनल लॉ कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, ये बात ध्यान रखना। स्टेटमेंट आ जाए तो पर्सनल लॉ किसके अंदर आता है, कनकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। 3 लिस्ट होती है, आपको पता होगी, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट कानून बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मिलकर कानून बना लेंगे, और सेंट्रल लिस्ट पे सिर्फ सेंटर कानून बनाएगा। इसके बाद देखिए एक्सेप्शनल केस है, गोवा में यूसीसी है, लेकिन कंप्लीटली यूजीसी नहीं बोल सकते उसको, लेकिन फिर भी हाँ, गोवा के अंदर एक्सेप्शनल केस है। उन्होंने 1867 के अंदर जो है पोर्चुगीज जब उस पर राज किया करते थे, तब उन्होंने वहाँ पे सिविल कोड लेकर आया था, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन है, पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट दे दिया। हिंदू पर्सनल लॉ 4 कोड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है हमने। हिंदूज के लिए पर्सनल लॉज बनाए हुए हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ऐसे मुस्लिम्स के लिए है मुस्लिम्स के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम्स मैरिज एक्ट। तो ये दोनों के लिए अलग अलग कानून है। अगर मान लो यूसीसी आता है, रिकमेंड किया जाता है यूसीसी, तो क्या होगा, कानून दोनों पर्सनल कानून सबके लिए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यूसीसी। एक चीज और, इस यूसीसी न्यूज में कैसे आया, यूसीसी न्यूज में आया, एक प्राइवेट मेंबर था, प्राइवेट मेंबर के बिल लेकर आए यूसीसी 2020 बिल, तो उसके बाद ये न्यूज में आ गया यूसीसी। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, 2 तरीके के बिल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बिल, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल जो कोई भी एमपी लेके आ रहा है, मतलब बस वो मंत्री नहीं होना चाहिए, और वो मंत्री है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आएगा गवर्नमेंट कैटेगरी, गवर्नमेंट बिल। उस बिल को क्या बोलेंगे फिर, गवर्नमेंट बिल। और प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं जो कोई भी एमपी, साधारण ऑर्डिनरी एमपी, चाहे वो जीती हुई सरकार में से कोई एमपी हो, चाहे वो अपोजिशन में से कोई एमपी हो, दोनों के लिए हम क्या बोलेंगे, उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। और प्राइवेट मेंबर बिल मैक्सिमम जो है पास नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है कभी पास नहीं हुआ है, पहले पास हो चुके हैं नेहरू गवर्नमेंट के अंदर। तो आ जाए स्टेटमेंट की प्राइवेट मेंबर बिल आज तक कभी पास नहीं हुआ, तो पास हो चुके हैं। तो दिस इज़ अवर लेक्चर। इसके बाद हम दोबारा आगे करेंगे पॉलिटी को कंटिन्यू, फिर पॉलिटी को कंटिन्यू करके फिर हम एनवायरनमेंट और फर्दर और क्लासेस को लेके आएंगे। थैंक यू।